जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है टॉपिक लर्नर 2.0 पे। आइए दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। जेटेट का प्रैक्टिस सेट पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 और 2 दोनों में सीडीपी पेपर 1 का हो या 2 का हो, लगभग सेम ही रहता है। टॉपिक लर्नर 2.0 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। भागना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पकड़ना, ऑप्शन सी आड़ी तिरछी रेखाएं, ऑप्शन डी निचोड़ना। तो ये स्थूल गत्यात्मक कौशल है। इसमें इसको इंग्लिश में ग्रोस मोटर भी बोलते हैं। इसमें स्थूल गत्यात्मक कौशल में जिसे बड़ी मसल्स, आर्म की मसल्स, जैसे लेग की मसल्स, ये सब आते हैं। तो ऑप्शन में से देखेंगे, जैसे ऑप्शन ए है, इसे भागना होगा तो पैर से, ये सही हो सकता है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पकड़ना, किसी को पकड़ना है तो ये अंगुली थी, इसमें छोटा मसल्स हो गया, इसलिए नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी आड़ी तिरछी रेखाएं लिखने के लिए भी अंगुली का, तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी निचोड़ना, इसमें भी अंगुली का, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? ऑप्शन ए संवेदीगामक, ऑप्शन बी संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे औपचारिक चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं, और इन्होंने विभिन्न प्रकार के आयु के बच्चे को इस संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन भी किया है, और इससे इन लोग भिन्न मतलब विकास की अवस्थाओं में वर्गीकृत किया। तब इन लोग तब ये जीन पियाजे ने बताया कि जो संवेदी पेशीय अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष है। कितना है? 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 से 6 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को 6 से 11 वर्ष, और औपचारिक जो संक्रियात्मक है उसको 11+ बोले। ये 11+ यानी किशोरावस्था तक है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? जो छोटा बच्चा है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो संस्था समाजीकरण की जो संस्थाएं होती है, प्राथमिक रूप से कौन होता है? तो कोई भी छोटा बच्चा है तो उसका प्राथमिक समाजीकरण के लिए जो संस्थाएं होंगे, कौन सा होंगे? तो ऑप्शन ए देखेंगे, इसे आस पड़ोस और मुद्रक संचार, ऑप्शन बी विद्यालय और कानून, ऑप्शन सी सामाजिक नीति और धर्म, ऑप्शन डी परिवार और आस पड़ोस। तो कोई भी बच्चा होगा, छोटा बच्चा, तो आस पड़ोस तो ठीक है, प्राथमिक अवस्था में मिल जाएगा, प्राथमिक अवस्था आस पड़ोस से मिल जाएगा, लेकिन मुद्रक संचार कोई भी बच्चा हो तो प्राथमिक अवस्था में नहीं मिल पाएगा। विद्यालय भी पहले नहीं जा सकता है, कानून भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सामाजिक नीति और धर्म, सबसे पहले बच्चा है तो बच्चा बड़ा होगा, इसके बाद समाज में रहेगा, सीखेगा, तो अपना धर्म जानेगा, तब तो ही जानेगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। परिवार और आस पड़ोस, हाँ, छोटा बच्चा है तो अपना परिवार में रहेगा, और आस पड़ोस जो भी हैं उन लोगों के साथ अपना जो भी चीज़ है सामाजिक या बोलना, धर्म कौन सा है, सब सारी चीज़ें घर से
और आस पड़ोस से ही सीखे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? ऑप्शन ए समता का, ऑप्शन बी समानता का, ऑप्शन सी अलगाव का, ऑप्शन डी पक्षपात का। तो इसमें से कौन है? कोई भी समावेशन है तो इसके लिए पक्षपात नहीं होना चाहिए, अलगाव भी नहीं होना चाहिए, और समता और समानता, इसमें से कौन हो सकता है? कोई भी बच्चा है तो उसका इसे समानता भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा होगा? समता। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। कि समता के सिद्धांत पर समयोशी की जो विचारधारा आधारित है, इस समता के सिद्धांत समयोशी शिक्षा का मुख्य गुण है। इस पे सभी छोटे छात्र जितना भी है के साथ साथ समान जो व्यवहार क्रिया है और समान अवसर प्रदान किया जाता है इसमें, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? अधिगम के लिए ऑप्शन ए संदर्भित, ऑप्शन बी मानकृत, ऑप्शन डी मानदंड संदर्भित, ऑप्शन डी अध्यापक अभिमुखी। तो अधिगम के लिए जो मूल्यांकन है किस तरह का होना चाहिए? देखिए, जो भी अधिगम के लिए जो भी मूल्यांकन संदर्भित से होना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन से ही पता चलता है कि जो सीखने वाले के द्वारा महारत के वांछित स्तर को प्राप्त किया गया है या नहीं। मानकृत नहीं होना चाहिए, मानदंड संदर्भित भी नहीं होना चाहिए, अध्यापक अभिमुखी भी नहीं होना चाहिए। बच्चा है तो अध्यापक अभिमुखी नहीं कैसे होगा, बच्चा है तो, इसलिए संदर्भित। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान न्यूनता प्रतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? यस, ये क्वेश्चन नंबर, अवधान न्यूनता प्रतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है उच्च स्तरीय और व्यवस्थित होना, बहुत सचेत होना, लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना, आकुल होना। तो आकुल, अब देखो ऑप्शन ए से देखते हैं, उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, ये तो ठीक है। जैसे बहुत सचेत रहना, ये नहीं हो सकता है। लंबे निर्देश को सुनते समय धैर्यवान रहना, ये भी नहीं हो सकता है। आकुल रहना, इससे बेस्ट ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से सही क्या है? जो सृजनात्मक विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, वे अपने सहपाठियों की मुकाबला संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं। जो सृजनात्मक है सोचते हैं तो काफ़ी समय लेते हैं, नहीं, ये गलत होगा। जो सृजनात्मक है वो काफ़ी समय नहीं लेते। वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, ये ऑप्शन सही है।
और नेक्स्ट देखते हैं, वे अपने सहपाठियों के मुकाबला संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते नहीं। वो पिछड़े होंगे तो सृजनात्मक कैसे हो सकते हैं। ऑप्शन डी, उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी समय लगती नहीं। अगर इन लोग के विषय वस्तु समझने में काफ़ी समय लगता तो सृजनात्मक नहीं हो सकते हैं, इसलिए वे नवीन मूल और विचार सोचते हैं, सृजनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेओ वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है। ऑप्शन ए, कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर। ऑप्शन बी, सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन सी, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन डी, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो जो लेओ वाइगोत्स्की ने जो है वो सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया है। किसका दिए हैं, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिए हैं। कंठस्थ स्मरण, जहाँ भी कंठस्थ मिल जाएगा ये गलत हो जाएगा, कंठस्थ होना ही नहीं चाहिए। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं, परीक्षा के लिए ही विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं। मानकीकृत भी नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझाया जाता है। प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह से समझा जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है। ऑप्शन ए है ज्ञान की निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। ऑप्शन बी, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में। ऑप्शन सी, केवल विज्ञान विधि से सीखने में। डी, स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। तो जहाँ केवल मिलेगा उसको तो पहले काटिएगा, ये आंसर हो ही नहीं सकता है, केवल हो ही नहीं सकता है। अब ऑप्शन ए है ज्ञान की निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, तो निष्क्रिय ग्रहणकर्ता ज्ञान के लिए ये भी नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन गलत है। स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में अक्षम नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता असक्षम नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन विज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में, ज्ञान निर्माण के लिए सक्रिय रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हावर गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है। रजनी कोई है छात्र जो कि देखी गई वस्तु में मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है, उसको मानसिक चित्रण और परिवर्तन में। तो हावर गार्डन के जो बहुबुद्धि सिद्धांत है के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाती है। तो जो ये देखी गई बता रही है, अगर जैसे ऑप्शन ए है भाषाई, ऑप्शन बी है संगीतीय, ऑप्शन सी है स्थानिक और ऑप्शन डी है अंतःव्यक्ति। तो जो भाषा है ये बोलने से है, तो ये भाषाई बुद्धि नहीं हो सकता है। ये संगीत है जो गाना वाना गाते हैं, जैसे मोहम्मद रफ़ी सबके लिए संगीतीय है, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी स्थानिक, क्योंकि मानसिक चित्रण और परिवर्तन से है, चित्रण से है तो चित्रण में स्थानिक होता है, ऑप्शन सी सही होगा। अंतःव्यक्तिक ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की प्रकृति डैश और डैश है। तो अधिगम सीखने की प्रकृति कौन सी है, जैसे सक्रिय, सामाजिक, सक्रिय या सामाजिक, निष्क्रिय या सामाजिक, सक्रिय या व्यक्तिगत, निष्क्रिय या व्यक्तिगत। तो जो अधिगम की जो प्रकृति है सक्रिय और यहाँ पे सक्रिय और सामाजिक है, क्योंकि इसमें दूसरे लोगों के व्यवहार को देखकर उसे से सीखना सामाजिक अध्ययन कहलाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी युक्तियाँ समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? निम्न में से कौन सी युक्तियाँ समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? ऑप्शन ए जैसे स्मृति सहायक विधियाँ, अन्वेषण, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी प्रक्रियात्मक स्थिरता, ऑप्शन डी कलन विधि। तब इसमें से देखना है, जैसे ऑप्शन ए है इस स्मृति सहायक विधि है, इसमें से पहले देखना है कि कौन कौन सा सही है, क्योंकि ऑप्शन इस तरह से कि ए, बी और सी। ऑप्शन 2 में है बी, सी और डी। ऑप्शन 3 में है ए, सी और डी। ऑप्शन 4 में है ए, बी और डी। तो इसमें स्मृति सहायक विधियाँ, तो ये सही है, स्मृति सहायक विधि इसमें होना चाहिए। ऑप्शन बी है अन्वेषण खोज विधि, ये भी होना चाहिए। ऑप्शन सी में है प्रक्रियात्मक स्थिरता, इसमें स्थिरता है, फिर स्थिरता है इसलिए स्थिर नहीं होना चाहिए, स्थिरता ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन डी है कलन विधि, ये भी सही है। तो ए, बी और डी, ए, बी और डी किस कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में, इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है? जैसे कि खोज अधिगम, खोज विधि जो है, तो खोज विधि तो ये खोज किसी बच्चे में खोज विधि अच्छा है, खोज विधि है तो खोज करके। सहयोगात्मक अधिगम ये भी सही है। ऑप्शन सी सहज अनुमान लगाना भी अच्छा है। अब और निष्क्रिय नकल, जो निष्क्रिय नकल है ये नहीं हो सकता है, बच्चा में नहीं होना चाहिए। तो निम्न में से कौन सा उपगम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कम तर पर आंकता है? तो कौन कम तर पर? ऑप्शन डी आंक रहा है, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? ऑप्शन ए है परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन बी है अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन सी अधिगमकर्ता केंद्रित, ऑप्शन डी बहिष्कार केंद्रित। तो परीक्षा केंद्रित 2020 जो शिक्षा नीति है, परीक्षा केंद्रित नहीं बोलता, परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए। अध्यापक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, बच्चा के लिए है तो बच्चा के हिसाब से होना चाहिए। अधिगमकर्ता केंद्रित, ये जो अधिगमकर्ता जो सीखने वाला जितने बच्चा है ये होना चाहिए, ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी है बहिष्कार केंद्रित, नहीं किसी को बहिष्कार नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? कोई भी विद्यार्थी है तो किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करेंगे? आप टीचर हैं और कोई विद्यार्थी है तो उसको किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करेंगे? जैसे ऑप्शन ए है महारत उन्मुख, ऑप्शन बी प्रदर्शन उन्मुख, ऑप्शन सी है असफलता स्वीकृत, ऑप्शन डी है सफलता परिहार। तो कोई भी बच्चा है तो उसको पहला असफलता स्वीकृति ये तो आप नहीं करेंगे, ये तो गलत है। सफल परिहार सिर्फ सफल के लिए ही नहीं होना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। प्रदर्शन उन्मुख सिर्फ प्रदर्शन के लिए ही नहीं होना चाहिए, इसका महारत उन्मुख होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? जो बच्चा का जो भाषा का विकास है, जैसे लिखा है कि केवल आनुवंशिकता, तो जिसमें केवल लग गया तो ये गलत है, केवल नहीं हो सकता है। केवल पर्यावरण से, ये भी गलत है, सिर्फ पर्यावरण से कैसे हो सकता है? जहाँ भी केवल लग गया वो गलत है, उसको पहले गलत काट दीजिए जहाँ पे भी केवल मिला। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों, हाँ आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों हो सकते हैं।
ऑप्शन डी देखिए, ना आनुवंशिकता से और ना पर्यावरण से। नहीं, कोई बच्चा है तो या आनुवंशिकता तो होगा ही होगा, जन्म लेगा तो उसमें आनुवंशिकता माता पिता के लिए, और जहाँ पे वो रहेगा वहाँ का पर्यावरण लेगा, इसलिए ना आनुवंशिकता और ना पर्यावरण, ये तो गलत है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा, आप जहाँ पर पढ़ा रहे हैं कहीं भी, तो जिसे आप प्रगतिशील कक्षा किसको मानेंगे? ऑप्शन ए जैसे कि केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिकता देंगे, आप किस तरह से करेंगे? जो केवल मुख्य श्रवण है उसको प्राथमिकता देंगे। या ऑप्शन बी है अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है, अंक उन्मुख होता है, या अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। तो जहाँ भी केवल सिर्फ होगा तो वो तो हो नहीं सकता है, आंसर गलत है पहले ही, केवल जहाँ भी है। ऑप्शन बी देखते हैं, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है, तो ये ऑप्शन सही है। इस ऑप्शन सी देखते हैं, अंक उन्मुख होता है। नहीं, ये भी गलत है, अंक उन्मुख ही नहीं होता। जैसे अधिगम के व्यवहारादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है, नहीं, अधिगम को जो व्यवहारादी सिद्धांत है उसी पे निर्धारित नहीं होता, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास, जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने, जो सजा डालने के लिए नियम का पालन करना चाहिए, पालन करना की चरणों को दर्शाता है। तो कौन सा चरण को दिखाता है? जो सजा को टालने के लिए उसको, जैसे कि ऑप्शन ए है प्रथम पूर्व चरण, ऑप्शन बी है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी है प्रथागत चरण, ऑप्शन डी है उत्तर प्रथागत चरण। दोस्त, इसका ऑप्शन ए प्रथा पूर्व चरण है, ऑप्शन बी अमूर्त संक्रियात्मक चरण है, ऑप्शन सी प्रथागत चरण है, ऑप्शन डी उत्तर प्रथागत चरण है। तो जो लेओ वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है, इसके अनुसार बच्चों के व्यक्तिगत जो वाक्य बोलने के लिए जो बच्चों के अपनी सोच जो विनियमित होता है उसमें मदद करती है, और जो सिद्धांत उन्होंने बताया था कि बालक के प्रत्येक प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है, जो भी बच्चा है इसका उसका समाज का। तो इसका अमूर्त संक्रियात्मक नहीं होगा, प्रथागत चरण ये भी नहीं होगा, उत्तर प्रथागत चरण ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समयोचित कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? जहाँ भी समयोचित शिक्षा है वहाँ पे किस तरह से आप बोलिएगा, सब तरह के बच्चे हैं वहाँ पे, जैसे शाब्दिक रूप में, दृश्य रूप में, ऑप्शन ए है कि शाब्दिक रूप में, ऑप्शन बी है दृश्य रूप में, ऑप्शन सी है मौखिक रूप में, और ऑप्शन डी है बहुलता रूप में। चलिए, समयोचित शिक्षा है तो आप शाब्दिक रूप से उतना अच्छा आंसर नहीं है, दृश्य रूप में भी नहीं हो सकता है, सब तरह के बच्चा है तो कोई की दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मौखिक है तो किसी को सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा है, तो ये भी आप नहीं कर सकते हैं। बहुल रूप में हो सकता है, सब तरह के बच्चा है तो बहुल रूप, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो ऑप्शन ए है जैसे व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन बी है समयोचित शिक्षा, ऑप्शन सी है अलगावी शिक्षा, ऑप्शन डी है सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। तो जो समकालीन नीतियाँ हैं इसके अनुसार अभी आप
इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए किस तरह का होना चाहिए, समावेशी शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि सभी तरह के बच्चा होते हैं इसमें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।